Hello everyone. Hope you all are doing good. So the last class we have started the flange section. Flange section में मैंने analysis करके बता दी थी. Analysis करके बताई थी तो आज की क्लास में हम डिजाइनिंग की बात करेंगे. In today's class we'll talk about designing of the flange section. तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. We have basic announcement prior to the starting of the class. 20% off is available on GATE and ESE subscription. Last day offer है. You can avail this benefit. Then 20% off is also available on Unacademy Lite distance learning program. In this distance learning program you get both test series and आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसके अंदर आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे. यू विल गेट द प्रिंटेड नोट्स आल्सो. देन नेक्स्ट ऑफ द अनाउंसमेंट इज ऑफ अनअकैडमी कॉम्बैट. ये सबसे बड़ा कॉम्बैट होने वाला है पिछले 2-3 सालों के अंदर. इसके 3 बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट है कि जो टॉपर होगा उसके स्कूल उसके कॉलेज की जो कॉलेज फी है वो रिफंड कर दी जाएगी अप टू 1 लाख. जो नेक्स्ट टॉप 3000 स्टूडेंट्स होंगे इनकी जो गेट की रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी. अभी जो स्कॉलरशिप का पूल है वो बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया गया है. नेक्स्ट बाकी जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो तो मिलते रहेंगे. कब है? 25 तारीख को है सुबह 11 बजे. लेवल बहुत ही बेसिक रहेगा. सेकेंड ईयर तक के बच्चे भी देख सकते हैं. रीज़न बीइंग जो सिलेबस है वो सेकेंड ईयर तक का ही है. The syllabus is of up to second year, so it is open for all. इसका मतलब सारे इंजीनियर्स इस टेस्ट को दे सकते हैं. स्कॉलरशिप क्या सीरीज है, स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, बाकी और भी बेनिफिट्स हैं आपके पास. रेस्ट अदर बेनिफिट्स आर आल्सो देयर. देन नो कॉस्ट ईएमआई इज आल्सो बीइंग रोल्ड आउट. नो कॉस्ट ईएमआई भी रोल आउट कर दी गई है आपके लिए. तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं. दिस कैन आल्सो बी अवेल्ड. इसको भी अवेल किया जा सकता है आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर. देन जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको पीछे बता रहा था, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे गेट और ईएससी के. यू विल गेट द टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स आल्सो. देन 1 सितंबर को नया बैच लॉन्च हुआ था एफएम का गेट 23 के लिए. देन 22 सितंबर को नया बैच लॉन्च होने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. इसको आरपी सर स्टार्ट करेंगे. आरपी सर विल बी स्टार्टिंग दिस बैच. देन एक्सक्लूसिव आइकॉनिक के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है. इसमें आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे. मोर देन 140 क्वेश्चंस विल बी देयर पर ब्रांच. 140 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हर ब्रांच के अंदर. देन गेट इज लेस देन 6 मंथ अवे. अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक एट अ मिनिमल कॉस्ट. बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपको आइकॉनिक भी मिल जाएगी. इन दिस यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 1-to-1 लाइव मेंटरशिप. इसमें आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का बेनिफिट भी मिल जाएगा. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. ये हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स होंगे. अब जब अनाउंसमेंट निकल के आ गए अब हम डिज़ाइनिंग के ऊपर चले जाते हैं. विल गो टू दी डिज़ाइनिंग. कल मेरे ख्याल से एनालिसिस तक हो गया था हमारा. कल एनालिसिस तक हो गया था. चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कहाँ तक किया था फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स भी हो गई थी. इफेक्टिव बीम निकल के आ गई थी. ये है हमारी डिज़ाइनिंग. सो दिस इज द डिज़ाइनिंग विच इज़ टू बी कंसिडर्ड. यही है डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज सेक्शन. इससे पहले वाला मैंने करा दिया था आपको. सो दिस वाज बीइंग कंप्लीटेड. तो इतना जितना मुझे ध्यान है एनालिसिस मैंने आपको बता दी थी. तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में बात करेंगे कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है फ्लैंज सेक्शन को. तो डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान है. अगर आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया, इफ़ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो फिर डिज़ाइनिंग कोई बड़ी बात नहीं है फ्लैंज सेक्शन के अंदर. डिज़ाइनिंग ऑफ द फ्लैंज सेक्शन इज नॉट अ बिग इशू. देखेंगे अभी. सो विल चेक कैसे डिज़ाइन किया जाता है फ्लैंज सेक्शन को. तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता दूंगा. इट कैन बी रेफर्ड इन वेरी सिंप्लीफाइड वे. तो सिंप्लीफाइड वे से बताना है. फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. देन विल स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक. चलो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. डिज़ाइनिंग का एम क्या है? डिज़ाइनिंग का एम है सेक्शन की साइज आपको गिवन होगी, आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है. डिज़ाइनिंग का एम क्या है? आपको साइज दे रखी होगी सेक्शन की, यानी विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ वेब, डेप्थ, ये सारी जानकारी गिवन होगी. आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है. तो सबसे पहली चीज़ क्या निकालोगे? यू विल कैलकुलेट द डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट. द फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस विल बी यू विल कैलकुलेट द डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट. या तो सवाल में गिवन होगा सर्विस बेंडिंग मोमेंट, आप उसे डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे. नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सियल लिमिटिंग based upon the position of neutral axis with respect to the flange thickness. आप एक्सियल लिमिटिंग निकालोगे. अब एक्सियल लिमिटिंग हो सकता है डीएफ से कम हो,
एक्चुअल लिमिटिंग हो सकता है DF से ज़्यादा हो और 7/3 DF से कम हो। ऐसा भी हो सकता है एक्चुअल लिमिटिंग 7/3 DF से ज़्यादा हो। तो तीनों ही केसेस में एक्चुअल लिमिटिंग निकालने का तरीका कल मैंने आपको बता दिया था। तीनों ही केस में मैंने आपको एक्चुअल लिमिटिंग कैसे निकालोगे वो कल वाली क्लास में हमने देख ली थी, दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अब जैसी भी रेंज होगी एक्चुअल लिमिटिंग की, उससे आप MU लिमिटिंग निकाल लोगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का भी तरीका कल आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर एक्चुअल लिमिटिंग DF से कम है, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर एक्चुअल लिमिटिंग DF और 7/3 DF के बीच में है, तो इस केस में आप रेक्टेंगुलर सेक्शन और वो फ्लैंज वाला पोर्शन लोगे, पर फ्लैंज वाले पोर्शन की डेप्थ YF लोगे आप। अगर एक्चुअल लिमिटिंग आपकी 7/3 DF से ज़्यादा है, तो फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन और फ्लैंज वाला पोर्शन, बस इस बार फ्लैंज वाले पोर्शन की आप डेप्थ कितनी लेके चलोगे, DF ही लेके चलोगे। तो ये तीन केसेस में हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। नाउ इफ जो आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, देन डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन विल बी डिजाइंड। उस केस में तो हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। पर अगर हमारा डिजाइन मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, अगर मेरा डिजाइन मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, देन सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन विल बी डिजाइंड। उस केस में आप सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करोगे। अच्छा भैया, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कैसे डिजाइन करें? पहला केस, आप ये मान लोगे कि XU की वैल्यू DF है। आप ये मान लोगे कि XU की वैल्यू DF है। अगर XU की वैल्यू DF है, आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह निकलेगा। अगर XU की वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर है, आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन, 0.36 FCK B into XU। XU की वैल्यू डालोगे DF इंटू D माइनस 0.42 XU। XU की वैल्यू कितनी डालोगे DF। अगर आपका डिजाइन मोमेंट इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 की जो वैल्यू निकाली है उससे कम है, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सेस हमारी फ्लैंज में है, तो इसका मतलब सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। आप एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर लोगे, जो पीछे ऑलमोस्ट हर दो क्लास में मैंने डिस्कस किया है, जो पिछले ऑलमोस्ट हर दो क्लास में हमने डिस्कस किया है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मानना है कि XU की वैल्यू किसके बराबर है, DF के बराबर है। क्लियर है? चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आपका जो अल्टीमेट मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा हुआ और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हुआ, अगर आपकी जो डिज़ाइन मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा हुई और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हुई, तब आप मानोगे कि XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ DF है। तब आप मानोगे XU की वैल्यू 7/3 टाइम्स ऑफ DF है। और अब आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, अब आप MR2 कैलकुलेट कर लोगे। नाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MR2। निकाल सकते हैं MR2 की वैल्यू। तो पहला वाला केस तो क्या था हमारा, XU की वैल्यू आपने किसके बराबर मानी, पहले वाले केस में आपने XU की वैल्यू बराबर मानी DF के। तो ये हमारी सिचुएशन थी, दिस वाज द वैल्यू ऑफ XU। आपने XU की वैल्यू बराबर मानी DF के। आपने जो मोमेंट निकाला वो MR1 से कम था, इसका मतलब हमारी जो एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर रिलाई कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा केस ये आया कि अगर आपकी डिजाइन मोमेंट MR1 से ज्यादा हुई पर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हुई, अब आप XU की वैल्यू मान लोगे 7/3 टाइम्स ऑफ DF और MR2 निकाल लोगे। तो चलिए 7/3 टाइम्स ऑफ DF, अब आप MR2 निकाल लोगे। यानी यहाँ पर मेरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आती है, यानी यहाँ पर मेरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आती है MR1, यहाँ पर मेरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आती है MR2। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आपका मोमेंट किसके बराबर हो, या मैंने केस लिया, अगर आपका मोमेंट किसके रेंज में हो, MR1 से ज्यादा पर MR2 से कम, इसका मतलब XU की वैल्यू DF से ज्यादा है और 7/3 DF से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसकी डिजाइनिंग करोगे रेक्टेंगुलर सेक्शन की और फ्लैंज पोर्शन की, पर फ्लैंज पोर्शन में DF की जगह यूज होगा YF। तो अगर आपकी डिजाइन मोमेंट MR2 से कम आई पर MR1 से ज्यादा आई, इसका मतलब आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस DF और 7/3 DF के बीच में है। तो अब ये डिजाइन होगी रेक्टेंगुलर सेक्शन और फ्लैंज वाले पोर्शन की सेपरेटली, पर फ्लैंज वाले पोर्शन की डेप्थ कितनी लोगे, YF लोगे। देखो ये रेंज बता रखी है। सो इफ बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज मोर देन MR2, तो अगला ही केस बता दिया इससे। चलो ये वाला केस भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट होगी MR2 से ज्यादा।
अगर हमारी डिजाइन मूवमेंट MR2 से ज्यादा हुई, इसका मतलब XU की वैल्यू 7/3 DF से ज्यादा हुई। इस बार भी डिजाइनिंग कैसे होगी? इस बार भी डिजाइनिंग होगी आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन की और फ्लैंज पोर्शन की, पर फ्लैंज पोर्शन की डेप्थ DF ही होगी। पीछे क्योंकि पहले ये वाला केस लिखा हुआ है तो पहले ये वाला केस समझा देता हूँ। तो हमारी MR2 की वैल्यू क्या है? MR2 की वैल्यू हमारी कम निकल के आ रही है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट से। आप बोल सकते हो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट MR2 से ज्यादा है। तो न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन दी वेब एंड जो मेरा XU है वो 7/3 DF से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे। कैसे निकालोगे एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? भैया कंप्रेशन बराबर टेंशन करके। कैसे निकालोगे? कंप्रेशन बराबर टेंशन करके तो निकाल सकते हैं, कंप्रेशन बराबर टेंशन करके, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग इशू। तो हम कंप्रेशन बराबर टेंशन करेंगे भैया 0.36 FC के B इंटू XU। जरा देखना फ्लैंज वाला जो पोर्शन है, फ्लैंज वाले पोर्शन की डेप्थ कितनी मानी हुई है आपने? DF ही मानी हुई है। दिस इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST। यहाँ से एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी। Here you can calculate the actual depth of neutral axis. क्लियर यहाँ तक की कहानी? या आप क्या कर सकते हो? या आप ये कर सकते हो, यहाँ से जो XU और DF में रिलेशनशिप आई है वो ऊपर आप मोमेंट के अंदर डाल दो। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है। पहला, आपका जो डिजाइन मोमेंट है वो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? रेक्टेंगुलर सेक्शन के बराबर है और फ्लैंज वाले सेक्शन के बराबर है। फ्लैंज वाले सेक्शन में डेप्थ किसके बराबर होगी? डेप्थ DF के बराबर होगी। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर किया 0.36 FC के BW इंटू XU D माइनस 0.42 XU, और ये फ्लैंज वाले पोर्शन की हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.45 FC के इंटू DF एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम इंटू विड्थ BF माइनस BW इंटू लीवर आर्म D माइनस DF/2। आप यहाँ से XU कैलकुलेट कर लो। फ्रॉम हेयर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU। कंप्रेशन बराबर टेंशन में XU की वैल्यू यही डालो, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। जो केस मैं पहले बता रहा था वो अब लिखा हुआ है। अगर आपकी डिजाइन मूवमेंट MR1 से ज्यादा है, MR2 से कम है, इसका मतलब आपकी न्यूट्रल एक्सिस वेब में है, पर किसके बीच में है? DF और 7/3 टाइम्स ऑफ DF के बीच में है। इस बार आप डिजाइनिंग करोगे रेक्टेंगुलर सेक्शन की और फ्लैंज पोर्शन की, पर फ्लैंज पोर्शन की डेप्थ कितनी लोगे? YF के बराबर लोगे। फ्लैंज पोर्शन की डेप्थ ध्यान रखना YF के बराबर लोगे। कैसे निकालूंगा? I'll find the actual depth of neutral axis. Ultimate bending moment is equal to moment of resistance. Moment of resistance की वैल्यू किसके बराबर? Moment of resistance की वैल्यू 0.36 FC के BW into XU into D minus 0.42 XU प्लस फ्लैंज वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.45 FC के into YF एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम into width BF minus BW into लीवर आर्म D minus YF/2। यहाँ से आप XU निकालोगे, XU निकल के आ गया, कंप्रेशन बराबर टेंशन करो, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगी। कंप्रेशन बराबर टेंशन करो, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। You'll get the area of steel. जो भी आपने एरिया ऑफ स्टील निकाला है, whatever area of steel you have computed, वो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा निकल के आना चाहिए, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील से कम निकल के आना चाहिए। इट शुड बी मोर देन मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की कंडीशन बताई हुई है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की कंडीशन बताई हुई है आपको। तो AST मिनिमम अपॉन BW इंटू D शुड बी ग्रेटर देन 0.85 FI। तो AST मिनिमम से ज्यादा एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील शुड बी लेस देन 2 क्राइटेरिया। एक AST लिमिटिंग, दूसरा 0.4% ऑफ ग्रॉस एरिया विच इज BW इंटू D। सो 0.4% ऑफ ग्रॉस एरिया विच इज इक्वल टू BW इंटू D। तो आपकी एरिया ऑफ स्टील, जो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील है, उसकी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। चले, ये हमारी डिजाइनिंग खत्म। सवाल कर लेते हैं। डिजाइनिंग खत्म हुई तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द टी बीम एग्जिस्ट within the flange at the bottom edge of the slab, below the slab, या कहीं भी हो सकती है। all the options are correct।
कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है भैया, कहीं भी हो सकती है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर. देयर इज नो लिमिटेशन इन दिस. देन the minimum strain at failure in the tension steel having yield stress Fy equals to 415 MPa, Young's modulus of elasticity as per limit state method of design. The minimum strain value in tension steel, अच्छा strain की value निकाल रहा है tension steel के अंदर as per limit state method of design. 0.002 plus 0.87 Fy by Es. अब वैसे तो वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, पर आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो. वैल्यू स्टैंडर्ड बट यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो. 0.002 प्लस 0.87 Fy 415 अपॉन 2 into 10 is per 5. This comes out to be 0.0038. 0.0038 के पास निकल के आती है वैल्यू. सॉल्व करके निकाल लो. नोट करो फटाफट. डन. डन. देखो, next point of reference. Grade of steel is designated at Fe 415. स्टील की ग्रेड है Fe 415. अच्छा, अपर यील्ड स्ट्रेस ऑफ दी स्टील इज 415, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ दी स्टील इज 415, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है. तो ग्रेड क्या बताती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताती है. सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. चले, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. In limit state design of concrete for flexure, the area of the stress block 0.36 FCK B into XU. B तो हमारी कंप्रेसिव फोर्स होती है, एरिया 0.36 FCK into XU. नोट कर लिया. In limit state approach, the spacing of the main reinforcement controls primarily क्रैकिंग के लिए होती है. जो मेन reinforcement की स्पेसिंग होती है वो क्रैक डेवलप नहीं हो इसलिए प्रोवाइड की जाती है. सो कंट्रोल्स प्राइमरीली क्रैकिंग, तो क्रैकिंग को कंट्रोल करती है.
The minimum thickness of the cover at the end of the reinforcing bar should not be less than twice the diameter of the bar subjected to the minimum of. अच्छा, तो ये सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर, तो कवर कितना होना चाहिए? अब कवर की जानकारी तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले चैप्टर में दे रखी है। कवर की जानकारी तो मैंने आपको पहले केस में दे रखी है, किसका बोल रहा है? शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम ऑफ व्हाट? सो मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर at the end of the reinforcing bar should not be less than twice the diameter of the bar. So should not be less than twice the diameter of the bar and subjected to the minimum of what? Minimum. अब मिनिमम इसने जानकारी तो दी नहीं है, कौन सा कंपोनेंट है। ये तो आज का नेक्स्ट टॉपिक भी मेरा ही है, आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है। या स्लैब में अलग होता है, बीम में अलग होता है। इन स्लैब इट इज डिफरेंट, इन बीम इट इज डिफरेंट। स्लैब में अलग है, बीम में अलग है। देखो बीम में 20 mm भी होता है और 15 mm भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार। अगर रीइंफोर्सिंग बार की साइज 12 mm से छोटी है तो 15 mm भी हो सकता है, वैसे 20 mm है। पर अगर बीम है, बीम में मिनिमम कवर 25 mm भी हो जाती है एज पर SP 34। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन ही सही है, 15 भी सही है, 20 भी सही है, 25 भी सही है। पर अगर 15 बोल दूंगा तो ये दोनों कवर नहीं होंगे। तो मिनिमम कितना लेके चल सकते हो? मिनिमम लेके चल सकते हो आप 25 mm, यू मे कंसिडर इट टू 25 mm। तो आज इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको, बट ये तो डिपेंड करेगा भैया बीम है या स्लैब है। सो इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपोजर कंडीशन ऑल्सो, वो डिपेंड कर जाता है एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर भी, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू है नहीं इसकी कोई, चलो कोई नहीं। The effective depth of the T-beam is the effective depth of the T-beam is the distance between the top compression edge to the center of the tensile reinforcement for heavy load. It is taken as अच्छा, effective depth कितनी ली जाती है? यानी ये इसने क्या दे दिया आपको? ये इसने कौन सी जानकारी दे दी? डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की जानकारी दे दी। So this information which is being given to you is on the basis of the deflection criteria. तो अब जो इन्फॉर्मेशन बना के दे रहा है ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है। सो L effective by D किस रेंज में होना चाहिए? So L effective by D should be in which range? Not only for T beam, for in general. इन जनरल किस रेंज में लेके चलना चाहिए उसकी बात कर रहा है। तो इन जनरल किस रेंज में होती है L effective by D? So in general it falls in the range of what? अगर मुझे L effective by D लेनी हो, जनरली किस रेंज में वेरी करती है? 10 से लेके 15 के बीच में वेरी करती है। तो अगर आपको अज्यूम ही करना है, जो मैं अज्यूम the value of D it should be in the range of L effective by 10 to L effective by 15। तो इस रेंज में क्या फॉल कर रहा है? सी। तो 10 से लेके 15 के रेंज में आप अज्यूम कर सकते हो L effective by D की वैल्यू। So it may be assumed in this range। ठीक है, next। For design of simply supported T-beam, the ratio of the effective span to the overall depth is limited to. For design of the simply supported T-beam, the ratio of the effective depth to the overall depth of the beam is limited to। अच्छा, सिंपली सपोर्टेड के लिए वैल्यू कितनी होती है? पहली बात तो ओवरऑल डेप्थ नहीं होती, इफेक्टिव डेप्थ होती है। दी वैल्यू की वैल्यू होती है 20, वैल्यू की वैल्यू होती है 20। कहने का मतलब होता है L effective डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए L effective by D should be less than K1, K2, K3, K4 into वैल्यू। और ये वैल्यू डिपेंड कर जाती है सपोर्ट कैसे है। जैसे कैंटिलीवर है तो 7, सिंपली सपोर्टेड पूछा है तो 20 और कंटिन्यूस है तो 26। ये अभी नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है, सवाल इसने पहले दे दिया है। अभी नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे हम, इसके बाद वाला टॉपिक यही है। तो ये जो क्राइटेरिया नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस कर रहे हैं हमें क्राइटेरिया। सेवरल क्राइटेरिया आर देयर फॉर डिजाइनिंग ऑफ द बीम, क्योंकि बीम की डिजाइनिंग तो कंप्लीट हो गई है हमारी।
तो जो बचे हुए छोटे मोटे क्राइटेरिया उसको कवर कर लेंगे. दोज क्राइटेरिया आर टू बी डिस्कस्ड. नोट करो फटाफट से चले आगे. नोट करो फटाफट चले आगे. नोट कर लिया. अब अगला टॉपिक उठाते हैं. अगला टॉपिक इंपोर्ट करते हैं. देखो, अब डिजाइन ऑफ बीम के अंदर जो भी बेसिक चीजों की जानकारी होगी वो आपको बतानी है. अब सारे डिजाइन क्राइटेरिया इसके ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं. इसके ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं. अब क्या ऑब्जेक्टिव है उनको देख लेते हैं, क्या डिजाइन क्राइटेरिया उसको भी देख लेते हैं. तो एक एक करके उठाते हैं. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अफेक्टिव स्पैन. जो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं? अफेक्टिव स्पैन बोल देते हैं. क्या है अफेक्टिव स्पैन हमारा? इट इज द पोर्शन ऑफ द बीम दैट इज अफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बेंडिंग. ये वो पोर्शन है बीम का जो अफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हमारी बेंडिंग के अंदर. इस बात को समझने के लिए आपके सामने बीम बनी हुई है. अब बीम में आपको 3 स्पैन दिखा रखे हैं. चेक करो ओवरऑल स्पैन. नीचे मार्क कर रखा है क्लियर स्पैन. फिर से मार्क कर देता हूँ. ये ओवरऑल स्पैन. फिर नीचे मार्क कर रखा है क्लियर स्पैन. और ये है हमारी अफेक्टिव स्पैन. दिस इज अफेक्टिव स्पैन. तो अफेक्टिव स्पैन वो स्पैन है जो हमारे बेंडिंग में पार्टिसिपेट करती है. तो पहले तो डिफाइन ही करके दिया है. पहला पॉइंट तो ये था कि भैया अफेक्टिव स्पैन है क्या, इसको डिफाइन करके दिया हुआ है आपको. दिस इज बीइंग डिफाइंड. क्लियर चीज. चले नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब अगर मेरी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पहला केस लिया, अगर ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अब अफेक्टिव स्पैन क्या लोगे आप? इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम द अफेक्टिव स्पैन इज मिनिमम ऑफ 2 क्राइटेरिया. पहला क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ. क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ प्लस, या सॉरी, दूसरा क्राइटेरिया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट. ये लो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट. इन दोनों में से जो भी छोटा निकल के आए. अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालोगे सपोर्ट के बीच में? क्लियर स्पैन हाफ ऑफ द सपोर्ट, दूसरी तरफ जो हाफ ऑफ द सपोर्ट है b1/2 प्लस b2/2. तो ये क्या दूरी निकल के आ गई? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल के आ गया सपोर्ट के बीच में. तो अगर मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, एल इफेक्टिव मिनिमम हो जाएगी किसकी? एल इफेक्टिव विल बी मिनिमम ऑफ पहला क्राइटेरिया क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ. दूसरा क्लियर स्पैन प्लस सेंटर टू सेंटर तक की जो दूरी है वो निकालनी है आपको. तो दोनों तरफ जो सेंटर ऑफ सपोर्ट है उसको जोड़ दो. अब ध्यान रखना है कंडीशन आगे डिजाइनिंग में यूज करनी पड़ेगी हमें. यू हैव टू यूज दिस. किसके लिए वैलिड था? सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वैलिड था. वैलिड ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. चलिए चलिए कंटिन्यू. चलो
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारी बीम कंटिन्यूस हुई, अगर हमारी बीम कंटिन्यूस हुई, इसमें पहला केस, अगर मेरे सपोर्ट की विड्थ क्लियर स्पैन बाय 12 से कम है, अगर मेरे सपोर्ट की विड्थ क्लियर स्पैन बाय 12 से कम है, तो एल इफेक्टिव तो वही होगा जो आपने पीछे सिंपली सपोर्टेड में निकाल रखा है। एल इफेक्टिव तो वही होगा जो आपने पीछे सिंपली सपोर्टेड में निकाला हुआ है, देन दैट यू हैव फाउंड इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, पर अगर अगर लिखा भी हुआ है कि अगर हमारी जो सपोर्ट विड्थ है क्लियर स्पैन बाय 12 से छोटा है, तो एल इफेक्टिव इज मिनिमम ऑफ व्हाट, क्लियर स्पैन प्लस डी, और क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड, हाफ ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। क्लियर है चीज? पर अगर आपकी सपोर्ट विड्थ क्लियर स्पैन बाय 12 या 600 mm जो भी छोटा है इससे ज्यादा हो जाए, अगर आपके जो सपोर्ट की विड्थ है B1 या B2 में से कोई सी भी, B1 या B2 में से कोई सी भी वैल्यू, तो अगर आपके सपोर्ट की विड्थ B1 और B2 में से कोई सी भी वैल्यू क्लियर स्पैन बाय 12 या 600 mm से ज्यादा हो जाए, जो भी छोटी वैल्यू है, उस केस में हमारी इफेक्टिव विड्थ क्या है? इन दैट केस द इफेक्टिव लेंथ इज गिवन बाय, तो उस केस में हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या है? क्लियर स्पैन प्लस D/2 और क्लियर स्पैन प्लस B1 B2 कोई से भी वैल्यू ले लो आप, B1 B2 कोई से भी वैल्यू ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इट हार्डली मैटर्स। क्लियर चीज? तो क्लियर स्पैन प्लस D/2 वेयर D इज दी इफेक्टिव डेप्थ, D हमारी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है, और B1 B2 क्या है? हमारे सपोर्ट विड्थ है। B1 B2 आर दी सपोर्ट विड्थ, इनमें से जो भी वैल्यू छोटी निकल के आ जाए, वॉट एवर वैल्यू कम्स आउट टू बी स्मॉलर, दैट कैन बी कंसिडर, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर सपोर्ट विड्थ हमारी क्लियर स्पैन बाय 12 से कम हुई तब तो सिंपली सपोर्टेड वाला केस, ज्यादा हुई तो ये वाला केस। थर्ड ऑफ द केस, इफ द बीम इज कंटिन्यूअस ओवर द रोलर रॉकर बेयरिंग, ये रोलर रॉकर बेयरिंग बना के दी हुई है, देन एल इफेक्टिव इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेयरिंग, तब हमारी एल इफेक्टिव क्या होगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगी बेयरिंग के बीच में। अब रोलर रोकर बेयरिंग क्या होती है? ये ट्रांसफर करती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को, और ये क्या अलाउ नहीं करती? रोटेशन अलाउ नहीं करती। तो ये ट्रांसफर कर देती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को, एंड इट अलाउज द मूवमेंट एंड द रोटेशन अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलाउ कर देगी या मूवमेंट अलाउ कर देगी। पर किसको ट्रांसफर कर देगी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर कर देगी, मतलब दो रिएक्शन डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर, इट मींस टू रिएक्शंस विल बी डेवलप्ड इन दिस केस। हाउएवर इट विल परमिट द रोटेशन, मूवमेंट परमिट कर देता है ये। नोट करो फटाफट चले। नोट कीजिए फटाफट चले आगे। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑफ द केसेस ऑफ कैंटिलीवर बीम,
तीसरा केस हमारा कैंटिलीवर बीम का है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो एल इफेक्टिव कितनी होती है? एल इफेक्टिव होती है क्लियर स्पैन प्लस d/2, जो पीछे हमारे कंटिन्यूस के अंदर भी आया था। कंटिन्यूस के अंदर भी आया था क्लियर स्पैन प्लस d/2, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, इट इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस d/2। नेक्स्ट, अगर हमारा रिजिड फ्रेम है जैसे बना हुआ है, तो रिजिड फ्रेम है, देन इट विल बी इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम। तो उस केस के अंदर हमारी जो अफेक्टिव स्पैन है वो कितनी लेके चलते हैं? तो उस केस में हमारी अफेक्टिव स्पैन लेके चलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम, मार्क किया हुआ डायग्राम के अंदर, कैन बी सीन इन द डायग्राम। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारे कॉलम के बीच में। तो पहला वाला पॉइंट क्या था हमारा? अफेक्टिव स्पैन। अब सवाल कर लो उसके ऊपर। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा है, तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, half of the clear distance plus column width, 0.7 times the clear distance, center to center distance between the support, so it is equal to center distance between the support। पहला वाला केस था हमारा, this was the first case that we discussed। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होनी चाहिए सपोर्ट के बीच में, सिंपली सपोर्टेड में। तो ये लो सबसे पहली वाली केस थी, ये ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एज पर IS 456 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर बीम, अभी पीछे किया आपने, लो क्लियर स्पैन प्लस d/2, तो क्लियर स्पैन प्लस d/2 दे रहा, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब सारी कंडीशन किसके ऊपर चलेंगी? अब हमारी सारी कंडीशन चलेंगी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के ऊपर। नाउ ऑल द कंडीशंस आर टू बी इम्पोज्ड ओवर व्हाट? ऑल द कंडीशंस आर टू बी इम्पोज्ड ओवर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। पहला, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग कोडल प्रोविजन। AST मिनिमम अपॉन BD, अभी मैंने TB में भी लगाई थी। AST मिनिमम अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन 0.85 बाय FY। तुम्हारी जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है वो इससे ज़्यादा निकल के आनी चाहिए, तो उसको सॉल्व कर सकते हो आप। इसको सॉल्व करोगे तो AST मिनिमम इज ग्रेटर देन 0.85 BD अपॉन FI, सो 0.85 BD अपॉन FI, तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इससे ज़्यादा निकल के आना चाहिए। अभी मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई हुई है? टू प्रिवेंट द ब्रिटल फेलियर एंड टू इम्पार्ट डक्टिलिटी। तो ये कंडीशन इसलिए लगाई हुई है ताकि ब्रिटल फेलियर को इम्पार्ट, ब्रिटल फेलियर नहीं हो और क्या हो, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डक्टिलिटी आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। अब मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रोका हुआ है कहाँ तक? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया तक। अच्छा, मैक्सिमम एरिया के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई हुई है? अगर हमारा एरिया मैक्सिमम एरिया से ज़्यादा हो गया, अगर हमारा एरिया मैक्सिमम एरिया से ज़्यादा हो गया, इन दैट केस व्हाट इज द इशू? उस केस में इशू आ जाएगा आपके कॉम्पैक्शन का। उस केस में इशू आ जाएगा किसके? आपके कॉम्पैक्शन का। तो आपकी कॉम्पैक्शन क्या नहीं हो पाएगी? आपकी कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील है तो पास पास स्पेसिंग होगी, पास पास स्पेसिंग होगी, इसका मतलब जो कंक्रीट है उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पैक्ट द कंक्रीट प्रॉपरली। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। अभी कंडीशन किसके ऊपर थी हमारी? अभी कंडीशन थी हमारी टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर। अब हम किसके कंडीशन की बात कर रहे हैं? कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारा कोड बोलता है कि मिनिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। However, at least 2 bar must be provided in compression zone to impart the ductility and to hold the stirrups। तो कोई कंडीशन नहीं है मिनिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की, पर एटलीस्ट 2 बार तो प्रोवाइड करोगे कंप्रेशन जोन के अंदर डक्टिलिटी इंपार्ट करने के लिए और स्टिरप्स को होल्ड करने के लिए, एंड टू होल्ड डाउन दी स्टिरप्स। क्लियर है?
चले आगे। नोट करो फटाफट, चले। नोटेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा साइड फेस रीइंफोर्समेंट के ऊपर। अब साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्यों दी जाती है? साइड फेस रीइंफोर्समेंट दी जाती है श्रिंकेज और क्रीप की वजह से या टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक डेवलप होते हैं उसको रोकने के लिए। क्रैक डेवलप हो रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये दिखा रखे हैं आपको, तो इन क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम ये साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज टर्म्ड एज साइड फेस रीइंफोर्समेंट। अब जो साइड फेस रीइंफोर्समेंट है ये तब दी जाती है जब ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम 750 mm से क्या ज़्यादा हो। साइड फेस रीइंफोर्समेंट तब दी जाती है जब ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम आपकी 750 mm से क्या निकल के आ जाए, ज़्यादा निकल के आ जाए। सो व्हेन द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज मोर देन 750 mm। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड व्हेन द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज मोर देन 750 mm। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? वैल्यू कितनी दोगे? इट्स वैल्यू इज 0.1% ऑफ द ग्रॉस वेब एरिया। इट्स वैल्यू इज 0.1% ऑफ द ग्रॉस वेब एरिया। और ये जो भी रीइंफोर्समेंट निकल के आएगी वो आप प्रोवाइड करोगे दोनों साइड पे। ये जो भी रीइंफोर्समेंट निकल के आएगी ये आप प्रोवाइड करोगे दोनों साइड पे। सो दिस विल बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ दी साइड्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों साइड पे। तो ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों साइड पे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप जो स्पेसिंग दोगे इस साइड फेस रीइंफोर्समेंट के अंदर ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो स्पेसिंग है हमारी साइड फेस रीइंफोर्समेंट की, ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। क्लियर है? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। The minimum area of tension reinforcement in the beam shall be greater than, ये तो अभी पीछे कंडीशन बताई थी मिनिमम एरिया, AST minimum upon BD should be greater than 0.85 by FY। तो AST minimum कितना हो गया? 0.85 BD upon FY। so आंसर इज ए, आंसर हमारा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 side face reinforcement should be provided when the depth of the web of the beam exceeds 750 mm। जब एक्सीड कर जाता है कितना? when it exceeds how much? when it exceeds 750 mm। ये पीछे हमने डिस्कस कर रखा। क्लियर है? चले आगे।
नोट कर लो, फटाफट चले आगे। नेक्स्ट, द साइड फेस reinforcement is required in a T beam will be, साइड फेस reinforcement कितनी होती है? 0.1% ऑफ द वेब एरिया, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मिनिमम नॉमिनल कवर। अभी हमारी reinforcement की बात थी, अब हम बात करेंगे मिनिमम नॉमिनल कवर की, कि मिनिमम नॉमिनल कवर आपको कितना प्रोवाइड करना है। सो मिनिमम नॉमिनल कवर, जो पीछे एक सवाल भी किया था आपने, ये जो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है, इट इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तीन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर मिनिमम नॉमिनल कवर हमारी डिपेंडेंट होती है। देयर आर थ्री क्राइटेरिया ओवर विच द मिनिमम नॉमिनल कवर इज बीइंग डिपेंडेंट। अब किन किन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है? पहला, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, कैसा है हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है या कॉलम है। देन एक्सपोजर कंडीशन, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था कैसी एक्सपोजर कंडीशन है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था पहले चैप्टर के अंदर, कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, मॉडरेट है, एक्सट्रीम है, सीवियर है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन। तो ये बात भी समझ में आती है कैसी एक्सपोजर कंडीशन है। देन फायर रेजिस्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ आवर, फायर रेजिस्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ आवर, मतलब कितने आवर तक ये क्या कर देता है, कितने आवर तक ये फायर को रेजिस्ट कर देता है। आफ्टर हाउ मच, आफ्टर हाउ नहीं, फॉर हाउ मच आवर इट कैन रेजिस्ट द फायर। जब आप इन्फोर्समेंट दोगे उससे जानकारी मिल जाएगी कितने टाइम तक वो फायर को रेजिस्ट कर सकता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है, दैट आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। तो ये तीन बातों के ऊपर डिपेंड कर जाता है हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर। तो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से तो पहले चैप्टर में बता दी, स्ट्रक्चरल मेंबर के हिसाब से मैं आपको भी बता दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब कवर भी कौन सा, नॉमिनल कवर है। नॉमिनल कवर को आप क्लियर कवर भी बोल सकते हो। तो फिर आप बोलोगे सर क्लियर कवर क्या होता है? Clear cover is the cover which is being provided to all types of reinforcement, including the shear reinforcement. So minimum cover, or you can say clear cover, or nominal cover is the cover which is being provided to all types of reinforcement. So clear cover, nominal cover is the cover which is being provided to all types of reinforcement, including the shear reinforcement. Shear reinforcement को भी include करके जो आपने cover provide कर रखा है उसको हम बोल देते हैं। Then effective cover क्या है? Effective cover is the cover which is being provided up to the CG of the tension reinforcement. जो टेंशन रीइंफोर्समेंट की सीजी तक आप कवर प्रोवाइड कर दो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम अफेक्टिव कवर बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज अफेक्टिव कवर। अब इसकी वैल्यू कितनी है वो टेबल के फॉर्म में आपको दे रखी है, डायग्राम में मार्क किया हुआ है। नॉमिनल कवर भी है, क्लियर कवर है, और अफेक्टिव कवर भी मार्क किया हुआ है, दोनों कवर मार्क किए हुए हैं हमारे। सीजी ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट एक लेयर में है तो दिख ही रहा है, और दो लेयर में है तब भी आपको सीजी निकालनी है टेंशन रीइंफोर्समेंट की। अब हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर के हिसाब से कवर कितना है, जो मैं आपको पीछे बता रहा था सवाल में उसने मेंशन ही नहीं करके दिया था, तो वो सवाल थोड़ा एम्बिगुअस था। तो IS 456 के हिसाब से स्लैब में मिनिमम कवर 20 mm, 15 mm तक रिड्यूस कर सकते हो, बीम में 20 mm, कॉलम में 40 mm, फुटिंग में 50 mm। SP 34 के हिसाब से 20 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm। तो बीम में ये चीज़ की वेरिएशन है IS 456 और SP 34 के हिसाब से। तो IS 456 और SP 34 के हिसाब से। क्लियर है चीज़? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो आगे। चले कंटिन्यू। चलो देखो क्या पूछ रहा है। Minimum clear cover in mm to the main steel bar in slab, beam, column and footing are। ठीक है।
So minimum clear cover in mm to the main seal bar, स्लैब में बीम में, स्लैब में और बीम में बताया था पीछे आपको, 20 ये रहा पीछे कॉलम, 40 50, 40 और 50। अब इसने क्या बोल रखा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर तो स्लैब में 15 mm तक जा सकती है, बी में 20 50 तक जा सकती है, 30 तो है ही नहीं। तो कॉलम फुटिंग, नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन सील बार इन स्लैब, ये 20 का 15 तक ले जा सकते हो बताया था, बीम में 20 से 25 जा सकते हो SP34 के हिसाब से। तो 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस। बाकी एब्सोल्यूट करेक्ट तो कोई है ही नहीं। एब्सोल्यूट करेक्ट कोई भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जानकारी, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जानकारी क्या है कि मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ कितनी होती है आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। व्हाट द मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ इन द आरसीसी स्ट्रक्चर। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये डिपेंड कर जाता है एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो आपकी क्रैक हार्मफुल नहीं है। अगर क्रैक हार्मफुल नहीं है तो आप परमिसिबल विड्थ ज़्यादा रख सकते हो, 0.3 mm की। मॉडरेट और सीवियर एक्सपोजर है, आपके क्रैक हार्मफुल है, योर क्रैक्स विल बी हार्मफुल, तो आप क्रैक्स हार्मफुल है तो उसकी विड्थ घटा सकते हो 0.2 mm तक की। द विड्थ कैन बी रिड्यूस अप टू 0.2 mm। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है या एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन है तो क्रैक आपके क्या है, हार्मफुल है। नाउ द क्रैक्स विल बिकम हार्मफुल। अब क्योंकि क्रैक्स हार्मफुल है, सिंस द क्रैक्स आर हार्मफुल, तो उसकी विड्थ क्या करोगे, क्योंकि क्रैक्स हार्मफुल है तो उसकी विड्थ क्या करनी पड़ेगी आपको, और कम रखनी पड़ेगी। इट्स विड्थ इज टू बी फर्दर रिड्यूस्ड। तो अब कितनी कर दी है आपने, 0.1 mm रख दी है। क्लियर है चीज। अब आपने वैल्यू कितनी रख दी है, 0.1 mm रख दी है। रिपीट करना उसमें से कुछ भी पॉइंट। तो मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ कितनी है वो डिपेंड कर जाती है हमारे एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन। तो जैसी एक्सपोजर कंडीशन होगी उसके हिसाब से उसकी एनालिसिस कर लेंगे, अकॉर्डिंगली वी डू द एनालिसिस। क्लियर है। तो कैन बी अंडरस्टूड, आसानी से समझ में आ सकती है। चलें आगे। शैल वी कंटिन्यू। चले, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की। तो लास्ट क्राइटेरिया यही है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग उठा के फिर खत्म करते हैं क्लास को। तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें, so if we talk about horizontal spacing of the reinforcement, the minimum horizontal clear spacing is kept as maximum of these। जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग है वो आप रखोगे इनमें से जो भी मैक्सिमम निकल के आ जाए। डाया ऑफ द बार इफ द बार ऑफ इक्वल डायमीटर, डाया ऑफ द लार्जर बार इफ द बार आर ऑफ अनइक्वल डायमीटर। अगर इक्वल डायमीटर के बार है तो डायमीटर ऑफ द बार, अनइक्वल डायमीटर के बार है तो सबसे बड़ा वाला बार। तीसरी कंडीशन, नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। क्लियर है, ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग दोगे, कम से कम इतनी स्पेसिंग तो देनी है। मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करिए, डिपेंड कर जाती है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील ज़्यादा होता जाता है आप क्या करते जाते हो, स्पेसिंग को घटाते जाते हो, यू विल रिड्यूस दी स्पेसिंग। तो FE 250 में मैक्सिमम स्पेसिंग 300, 415 में मैक्सिमम स्पेसिंग 180 और FE 500 में मैक्सिमम स्पेसिंग 150। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती गई वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ती जाती है, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। तो आप मिनिमम स्पेसिंग भी क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए
So in order to counteract that, we are reducing the minimum spacing also. तो उसकी वैल्यू हम घटाते जा रहे हैं. क्या लिखा हुआ है? जो क्रैक्ड विड्थ है हमारे आरसीसी मेंबर की, वो डिपेंड कर जाती है स्ट्रेन ऑफ स्टील के ऊपर एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के ऊपर. तो अगर स्ट्रेन ज़्यादा हुआ तो हाई ग्रेड ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है. तो अगर स्ट्रेन ज़्यादा हुआ तो हायर ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजायर्ड टू गेट द डिजायर्ड स्ट्रेस. सही बात है. तो ये जानकारी आपको पीछे दे दी है. दिस इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू. तो अगर ग्रेड ऑफ स्टील ज़्यादा होती है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो आप मैक्सिमम स्पेसिंग क्या कर दोगे? घटा दोगे. यू रिड्यूस द मैक्सिमम स्पेसिंग. ठीक है, एक दो सवाल कर देते हैं इसके ऊपर. ये तो मैंने जानकारी दे दी आपको. मिनिमम स्पेसिंग between the horizontal parallel reinforcement of different size should not be less than 1 diameter of the thinner bar, 1 diameter of the thicker bar, sum of diameter of thinner, 1 diameter of the thicker bar, जिसका diameter बड़ा हो. तो इतनी जानकारी सफिशिएंट है आज के क्लास के लिए. दिस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास. तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूँ. और बाकी इन्फॉर्मेशन दी है कॉम्बैट की. डू गिव योर कॉम्बैट. इस बार वाला कॉम्बैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना उसे. चलिए, थैंक यू एवरीवन.